बहुत बहुत स्वागत भाई प्रभाकर जी आपका। थैंक यू, दूर धन्यवाद। से दूर से ही फूलों की खुशबू ले लेती धन्यवाद धन्यवाद। है। ये खुशबू जब भी मुझे समझ में आती है, सुगंध आती है, तो मेरी दो पंक्तियां मुझे बार बार याद आती हैं कि बड़ी मुश्किल में हूँ, कैसे इजहार करूं, तू तो खुशबू है, कैसे गिरफ्तार करूं। तो ये खुशबू अलग अलग है कि भी खुशबू का एहसास कर सकते हैं। स्वागत। प्रभाकर मिश्रा जी वर्तमान में न्यूज 24 के साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एडिटर और नेशनल ब्यूरो चीफ के रूप में। लगभग 2 दशक से अधिक का आपका अनुभव, टेलीविजन की दुनिया का, रिपोर्टिंग का आपका अनुभव, और विशेषकर लीगल रिपोर्टिंग में आप सिद्धहस्त हैं। आपने पिछले 2 दशकों में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण इवेंट्स कवर किए हैं जिन्होंने यूं कहूं कि एक तरह से भारत की जो पूरी राजनीति है उसे भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। उनके साथ आप बहुत ही गहराई के साथ, शिद्दत के साथ जुड़े रहे। अ, आपका अनुभव रिपोर्टिंग के विविध क्षेत्रों में रहा है। एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग आपने की है, विशेषकर किसान आंदोलन जो अभी कुछ समय पूर्व हुआ था, इसके साथ आप जुड़े रहे। आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया और लॉ ग्रेजुएशन एलएलबी की उपाधि भी आपने प्राप्त की, और अकादमिक क्षेत्र से भी आपका जुड़ाव है। विजिटिंग फैकल्टी के रूप में आप देश के कुछ प्रमुख जो विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान हैं उनके साथ आप संबद्ध हैं, विशेषकर दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इनके साथ आप जुड़े हुए हैं। आपने रिपोर्टिंग के अपने उन अनुभव के आधार पर 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें रची हैं, जो मैंने आपसे कहा कि वो 2 ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने इस देश को कहीं ना कहीं प्रभावित भी किया है। एक पुस्तक है एक रुका हुआ फैसला, अयोध्या विवाद के आखिरी 40 दिन। अयोध्या विवाद से हम सब लोग परिचित हैं, किस तरह से वो घटनाक्रम हुआ था, उसके साथ आप जुड़े हुए थे। और जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से वो सारा फैसला हुआ और वहां पर हियरिंग होती रही, उसको केंद्रित करके आपने ये पुस्तक लिखी जो पेंगुइन रैंडम हाउस से प्रकाशित हुई है। आपकी दूसरी पुस्तक है किसान बनाम सरकार, आंदोलन की कहानियां। तो किसान आंदोलन बहुत पुराना नहीं हुआ है, इसको भी आपने बहुत व्यापक रूप से कवर किया और उस पर केंद्रित आपकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई, अ, उसे फ्री पेन उसने प्रकाशित किया था। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आप अभी नेशनल ब्यूरो चीफ हैं न्यूज़ 24 के, तो मैं प्रभाकर मिश्रा जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो टेलीविजन की दुनिया का जो आपका इतना लंबा अनुभव रहा, 2 दशक से अधिक समय का, वो हमारे साथ कुछ साझा करें। भाई प्रभाकर मिश्रा जी। धन्यवाद प्रोफेसर धनावत और प्रोफेसर ओझा साहब और पैनल में जितने लोग मौजूद हैं, तो वरिष्ठों को मेरा प्रणाम। परिचर्चा सुन रहा था और ऐसे परिचर्चा का एक ही फायदा होता है कि हमें कुछ जानने का, सुनने का, चर्चा करने का मौका मिलता है, और ये खासकर जब इस तरह का कोई दिवस हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका मकसद भी यही होता है कि कम से कम इसी बहाने हम चर्चा तो कर लें। और जब चर्चा करते हैं और उसमें आप जैसे वरिष्ठ और विद्वान लोग बैठते हैं, तो जब हम चर्चा के क्रम में अच्छी बातें, बुरी बातें, उन पन्नों को भी पलटते हैं, जिन्हें हमें लगता है कि उधर जाना चाहिए था, उधर नहीं गए, या जिधर गए थे, शायद भटक गए थे। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब ये 21 नवंबर को 1996 को जब ये संकल्प पारित किया और इस दिवस को मनाने का फैसला किया, तो उसमें जो मोटिव था, वो यही था कि किस तरह से टेलीविज़न लोगों के विचार को प्रभावित करता है, और लोगों के विचार को प्रभावित करता है, तो दुनिया के विचार को प्रभावित करता है, दुनिया के लोगों को प्रभावित करता है। और ये जो विचार है, उसी विचार से दुनिया प्रभावित होती है, और दुनिया प्रभावित होती है तो वहां पर युद्ध भी है और शांति। मतलब कि जिस चीज को रेखांकित किया गया और जिस बात को यूनाइटेड नेशंस ने स्वीकार किया, मुझे लगता है कि इस सेलिब्रेशन का, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य तब पूरा होता है जब हम देखें कि क्या
जिस दिशा में हमें जाना चाहिए या जिस उद्देश्य के लिए टेलीविजन बनाने वाले ने बना दिया, लेकिन जब हमने टेलीविजन के को स्वीकार किया, जैसे हम कह रहे हैं कि 1996 में हमने स्वीकार किया कि उसका क्या प्रभाव हो रहा है, तो उस समय जिन उद्देश्यों को हमने माना कि यही महत्वपूर्ण है, तो मुझे लगता है कि हमें अब वो समय आ गया है जब कम से कम आज, रोज तो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे, कम से कम आज और व्यवहारिक तौर पर न सही, सैद्धांतिक तौर पर ही सही। इसलिए कि पता है, व्यवहारिक तौर पर दिक्कतें हैं, जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे थे, ब्रजेश जी भी कर रहे थे। आसान नहीं है, कहते हैं ना वो कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो आसान नहीं है उन उद्देश्यों को पाना, लेकिन ये भी सच है कि आप समझिए कि दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी कोई क्राइसिस होती है, वो यूक्रेन हो सकता है, वो गाजा हो सकता है, वो हिंदुस्तान के किसी कोने में हो सकता है। जब हम उसकी रिपोर्टिंग अलग-अलग पहलुओं पे करते हैं, तो एक व्यापक अवधारणा बनती है और वहीं पर टेलीविजन की महत्ता समझ में आती है। विश्व में शांति कैसे स्थापित होगी? कहने के लिए वो कह देंगे कि इसमें बड़े देश, पावर प्लेयर्स जो होते हैं, उनकी भूमिका होती है। दरअसल उनको भी जो शक्ति गाइड करती है, मैं समझता हूं कि उनको गाइड करने वाली शक्ति जो है, वो कहीं न कहीं इस टेलीविजन नामक विधा में है, ये इंस्ट्रूमेंट में है। यहीं से वो राय बनती है। यहीं से राय बनती है कि कौन एग्रेसर है। यहीं से वो राय बनती है कौन विक्टिम है। और ये जो राय बनाने की जो जिम्मेवारी है, टेलीविजन तो इंस्ट्रूमेंट हो गया। वो जो कंटेंट हम जो परोसते हैं, अभी भी मैं इस चीज को मानता हूं कि कंटेंट इज द किंग। क्यों? कि उस किंग ने निर्धारित कर दिया कि एग्रेसर कौन है। जब हम रिपोर्ट करते हैं तो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम अपनी राय रखते हैं, तो हम वो कंटेंट बनाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम उस कंटेंट में अपने राय, अपने विचार दर्शकों तक पहुंचाते हैं और वही बात वहीं से तय हो जाती है कि दुनिया किसको एग्रेसर मानेगी, दुनिया किसको पीड़ित मानेगी। अंतरराष्ट्रीय और वहीं पर शांति का भी मार्ग निहित है कि किधर जाना है और शांति मिलेगी कैसे। इसलिए कि जब भी कोई ऐसी क्राइसिस होती है, तो जैसे ही इस बात की पहचान हो जाए कि विक्टिम कौन है, एग्रेसर कौन है, तो शांति की राह खुद ब खुद दिखने लगती है। और ये काम हम टीवी के जरिए, टेलीविजन के जरिए करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मसले की बात, हम थोड़ा देश में आते हैं। जिन मसलों को हमने उठाया, जिन मसलों को टीवी ने दिखाया, मैं न्यूज की बात नहीं कर रहा, पूरे वो चाहे मनोरंजन हो या न्यूज हो या कल्चर हो, जिन चीजों को हमने उठाया, संयोग से होदा साहब यहां पर हैं और छठ की महत्ता आप लोग भी जानते हैं। जब जिस दिन से टेलीविजन पर बिहार, यूपी, पूर्वांचल के एक आंचलिक पर्व को टेलीविजन के फलक पर टेलीविजन ने उसे दिखाना शुरू किया, तो आज आपको दिखेगा कि दुनिया भर के तमाम मुल्कों में छठ के इस महापर्व का सब जगह सेलिब्रेशन हुआ, सब जगह मनाया जाता है और वो दिख रहा है। तो ये सांस्कृतिक विस्तार में ये है टेलीविजन, दूरदर्शन की महत्ता। एक पता नहीं हम यहां उसे मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी उस हम नाम नहीं रखेंगे, सावधानी के साथ, कि इस देश में इस टेलीविजन ने, कुछ धारावाहिकों ने कुछ खास पर्व त्योहारों को इतना हाईलाइट किया कि वो जिस इलाके में जहां नहीं मनाया जाता था, वहां भी मना दिया गया या मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया। टेलीविजन का सांस्कृतिक किस तरह से विस्तार हो रहा है, उसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जो समझा हूं, एक फिल्म आती है और उस फिल्म में बहुत ही बढ़िया व्यापक ढंग से संतोषी माता भी हमारे जन्म के आसपास की फिल्म आई होगी,
और मुझे जहां तक बताया गया कि उसके पहले संतोषी माता का के व्रत का उतना कोई प्रचलन नहीं था, और उसके बाद पूरे उत्तर भारत में कम से कम तो संतोषी माता के व्रत का यो चलन हो गया, आज भी होता है। तो ये सांस्कृतिक विस्तार में दूरदर्शन, ये टेलीविजन की भूमिका है। और सांस्कृतिक विस्तार में ही संस्कृतियों का मेल मिलाप निहित है। और मैं जो समझता हूं कि संस्कृतियों के मेल मिलाप में ही युद्ध रोकने के उपाय निहित है। जब संस्कृतियों का मेल मिलाप होता है तो हमें अपना और दूसरे को समझने का मौका मिलता है, अपनी कमियों, दूसरे की कमियों, अपनी अच्छाइयों को, दूसरे की अच्छाइयों को समझने का मौका मिलता है, और तब कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश कम होती है। हम जितना दूर रहते हैं उतना विरोध होता है, जितने नजदीक आते जाते हैं हम एक दूसरे को समझते जाते हैं और समझते जाते हैं, और विवाद कम होता जाता है। और उसमें इसकी महत्ता है, इस दूरदर्शन की, टेलीविजन की महत्ता। अब हम आते हैं यहां, अपने यहां थोड़ा सा इतिहास में हम जाते हैं, इतिहास में हम गए, आप लोग गए, और मुझे लगता है कि जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा। बात मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि किस तरह से डेमोक्रेसी को लोग जब हम पार्लियामेंट, हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ और चौथा है वो मीडिया, और मीडिया का ही एक वो टेलीविजन का एक अंश है। अ, तो टेलीविजन का जो अंश है मीडिया, ये किस तरह से डेमोक्रेसी को प्रभावित करता है, ये बताने के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक बार फिर मैं रिकॉल करा दूं कि कभी जब हम कहते हैं कि हर बात के लिए आप मीडिया को क्यों कोसते हो, तो इस देश का आम जनमानस से जब बात कीजिए तो वो कहते हैं कि जब आप ही अच्छी-अच्छी बातें बताते हो, तो हम सवाल तो आप ही से करेंगे। ये है, तो किसी भी लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, और उस मीडिया में टेलीविजन है। उसी मीडिया में, तो ये टेलीविजन का ये जो है, लोक डेमोक्रेसी में टेलीविजन की ये महत्ता है। और इस महत्ता को आप ऐसे समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने फैसले में, राइट टू नो जो है, जानने का अधिकार जो है, उस जानने में सब कुछ छिपा हुआ है। उस जानने में छिपा है कि आप किसी को वोट देते हैं, वो कौन है, उस पे कितने मुकदमे हैं, वो चार्जशीटेड तो नहीं है, उसकी फंडिंग कहां से होती है। संयोग से मैं जब फंडिंग का जिक्र किया, अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आ गई, अ, कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, मामला ऑर्डर रिजर्व हुआ, उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने एक बात कही थी। ये बात यही हो रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड, लोगों को जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को कहां से पैसा आता है। वो इसलिए जानना जरूरी है कि जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि इस पार्टी को किस बिजनेसमैन का पैसा आता है, तब तक हम फैसला नहीं कर पाए। या हो सकता है कि हम जिसे अच्छा मान रहे हों, हम जिसे लोक कल्याण वाला उन्मुख पार्टी मानते हो, दरअसल उसके पीछे तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो ऐसे में जब ये पार्टी सत्ता में आएगी, तो हमारी कहां सुनेगी, उनकी सुनेगी। इसलिए हमारा जानना जरूरी है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, ये जानने का अधिकार में निहित नहीं है, इसलिए इसे नहीं बताया जा सकता। ये मैं इसलिए इस ये उदाहरण बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डेमोक्रेसी के सफल संचालन के लिए मीडिया का होना कितना जरूरी है, और इसी मीडिया के होने में जानने का अधिकार निहित है। और इस जानने के अधिकार जितना होगा हमारा, उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और इसमें दूरदर्शन की, उसमें टेलीविजन की, मैं बार-बार दूरदर्शन और टेलीविजन, चूंकि ट्रांसलेशन के चक्कर में मैं दोनों का समानार्थी शब्द भी इस्तेमाल कर रहा हूं, हालांकि कई बार अंतर होने लगता है। अब बात आती है कि जब हम ये कहते हैं कि हर मसले में, हाल हाल के दिनों में जब हम कोई भी, कहीं भी कोई पब्लिक डिस्कोर्स होती है, कोई भी किसी मसले पर चर्चा होती है, अ, प्रदूषण पे चर्चा होगी, प्रदूषण पे चर्चा होगी, जब कोई राय बनती है,
तो प्रदूषण के लिए जिम्मेवार कौन है, ये तय गाड़ियां नहीं करती हैं कि कितनी गाड़ियां चल रही हैं। ये इससे तय नहीं होता कि पराली की घटनाएं कितनी हैं। ये इससे तय नहीं होता कि दिवाली में पटाखे कैसे जलते हैं, कितने जलते हैं। ये इससे तय होता होता है कि सबसे अधिक किस मसले पर चर्चा हो रही है। और ये चर्चा कहां होती है? ये चर्चा टेलीविजन में। जब हम अपने संस्कृति की बात करते हैं और जब हम कहते हैं कि हमारे संस्कृति में तमाम कमियां आ रही हैं, तो ये चर्चा कहां होती है? तो हम दोष देते हैं टेलीविजन। लेकिन जब हम साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हमारे बच्चे या आज के बच्चे पिछली पीढ़ी से ज्यादा अच्छे जागरूक हैं, तो हम क्रेडिट किसे देते हैं? टेलीविजन को। तो मतलब ये कि एक छोटा-सा बक्सा, पहले बक्सा था, अब तो बक्सा नहीं रहा, अब तो ये अ, बड़ा स्लिम सा हो गया, स्मार्ट हो गया। दुनिया में कोई चीज़ें, तमाम चीज़ें स्मार्ट हुई होंगी, लेकिन टेलीविज़न ने जो स्मार्टनेस ग्रैब किया है, दुनिया की कोई चीज़ ने ग्रैब नहीं किया है। ये दिनों-दिन स्मार्ट होते जा रहा है। दुनिया जितनी तेज़ी से बदल रही है, उससे कई गुने स्पीड से ये टेलीविज़न बदल रहा है। इसने आपके फ़ोन को भी ले लिया। अभी आप अपने फ़ोन में आप टेलीविज़न पे ही आप फ़ेसबुक भी चला लेते हैं और यूट्यूब भी देख लेते हैं, सब कुछ। तो ये सबसे स्मार्ट है। और पहले एक एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ था जब टीवी का प्रादुर्भाव हुआ था, कि इडियट बॉक्स। अब पता चलता है कि हम टेलीविज़न को जो पहले रिमोट से गाइड कर वो करते थे, चलाते थे। अब आप देखेंगे कि टेलीविज़न के हाथ में रिमोट है और हमें चला रहा है, हमारी सियासत को चला रहा है, हमारी दुनिया को चला रहा है। तो इडियट बॉक्स जो है, उसका फलक इतना बड़ा हो गया है। तो इसमें अब ज़रूरत इस बात की है, अब चर्चा इस पर होनी चाहिए कि ये है और रहेगा। इसमें चाहे वो न्यूज़ वाले लोग हों, चाहे मनोरंजन वाले लोग हों, या चाहे संस्कृति पर काम करने वाले लोग हों, एग्रीकल्चर पे काम करने वाले लोग हों, बिज़नेस वाले लोग, काम करने वाले लोग, सबको इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है कि टेलीविज़न को जो घर-घर में पहुँच चुका है, रोज़ पहुँच रहा है, रोज़ बढ़ रहा है। इसकी कोई शर्त ही नहीं है। पहले टेलीविज़न के सेट्स बहुत महँगे आते थे, अब बहुत सस्ते हो गए। अब कोई हाउसहोल्ड ऐसा नहीं है, लोगों के घर में बहुत ऐसे घर ऐसे हो सकते हैं जिनके घर में बढ़िया बेड नहीं हो, लेकिन उनके घर में एक स्मार्ट टीवी है। तो टीवी का होना अवश्यंभावी है। तो जब हमें पता है कि टीवी आ गई, तो हमें क्या करना है कि वहाँ पर जो कंटेंट जाना है, उसमें एक मानक निर्धारित हो, मिनिमम, कि इससे खराब कुछ नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होने जा रहा है। जब हमारे बच्चे टेलीविज़न से ही पढ़ते हैं, जब हम हिंदुस्तानी क्लासिकल टेलीविज़न से ही सीख सकते हैं, ये व्यवस्था आ गई। जब हमें हिंदुस्तानी नृत्य सीखना है, हम टीवी से ही के ज़रिए ही सीखते हैं। हमें अपने देश की संस्कृति के बारे में जानना है, टीवी ही हमें बताता है। हम अपने यहाँ के व्रत त्योहारों के बारे में जानना है, प्रार्थना के बारे में जानना है, हमें टीवी ही बताता है। हमें एग्रेसर कौन है, विक्टिम कौन है, ये भी समझना है, हमें टीवी ही बताता है। तो जब टीवी को हमने इतना बड़ा बना दिया, तो उसके इस बड़प्पन को बनाए रखने के लिए, उसका प्रभाव चूँकि बहुत ज़्यादा हो गया है, तो भस्मासुर साबित नहीं हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग भी इसके लिए ज़िम्मेवार हैं, वेदर ये वो कंटेंट क्रिएटर्स हो सकते हैं, वो प्राइवेट चैनल वाले हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट हो सकती है जो इसे रेगुलेट करती है, सबको मिलकर, कम से कम आज हम इस पर ये बात कह सकते हैं, सकारात्मक सोच के साथ ये कह सकते हैं कि सबको मिलकर इस बात पर चर्चा करनी चाहिए, इस दिशा में सोचनी चाहिए कि जब घर-घर में ये पहुँच गया है, तो इससे कोई ऐसी चीज़ नहीं हो, जिससे हमारा कोई सामाजिक दूषण हो रहा हो, हमारा समाज करप्ट हो रहा हो, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और मैं जब समाज की बात करता हूँ, तो दिस समाज इंक्लूड्स हमारे स्टूडेंट भी हैं, हमारी महिलाएँ भी हैं, हमारे सियासत भी है, नेता लोग मतलब सियासत है, सब लोग इसमें हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेवारी है। अगर मैं न्यूज़ से हूँ, तो मुझे न्यूज़ की तरफ से ये सोचना होगा
तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम कॉलेजेस के अपने-अपने चैनल हैं, वहाँ पर कंटेंट कैसे जाने हैं, फ़िल्में आती हैं, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आते हैं, बड़ा दूषण है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर दिक्कतें हैं। उनको कैसे रेगुलेट करना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है कि उसका कुछ गड़बड़ी ना हो। तो ये सबको मुझे लगता है कि अ, ये हमारी महती ज़िम्मेवारी है, सबको इस ज़िम्मेवारी को समझना होगा, इसको सोचना होगा। इतनी सी बात कहनी है और मुझे बस इतना उसमें एक रेखांकित करना है कि कोई विधा आ जाए, कोई भी माध्यम आ जाए, अब टीवी को, दूरदर्शन टेलीविज़न को घर से दूर नहीं किया जा सकता। ये इतना स्मार्ट है कि आप उसे निकालेंगे भी तो कहीं नहीं जाएगा। धन्यवाद आप लोगों ने मुझे इतना सुना। मैं आप लोगों में मैं कोई तैयारी करके नहीं आया था। ये जो मैं ऑब्ज़र्व किया था, मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रभाकर जी, आपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए अपने।